नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। गोबर काहे को जागने लगा? नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरी ही चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूँ। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या किसी और कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़की सयानी हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गई, तुमने नाद गाड़ दी दादा? होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं न मिली तो नाहक भद्द हो जाएगी। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उनके मन में कोई चोर बैठ जाए, चोर बैठे या डाकू, गाय तुम्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर नहीं करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों से अलगौजा हो गया, घर की साख जाती रहे। माँ तो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर खर्च करें तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवें इतने रुपए? रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? होरी ने देखा, दमड़ी बसोर खड़ा है, नाटा काला खूब मोटा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आँखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चीके, कुर्सियाँ, मोढ़े, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियाँ दिखाएं, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाए, जलपान कराया, तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चीलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुदा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी,
जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा, वो बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की ज़िंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दो कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं, तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़ी ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुक पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा भाईचारा है मैं तो, ऐसी बात है भला। लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बाज जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बाज जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बाँस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर जाने में लगेगी उतनी देर में 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान पर रख दी और बाँस काटने लगा। ऊँट की सिंचाई हो रही थी। हीरा की बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बाँस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बाँस काटता है? यहाँ बाँस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बाँस मोल लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेत में नहीं काट रहे हैं। हीरा की बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वो कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वो किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोले, 15 रुपये में हमारे बाँस ना जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कहना है आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का समन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना ना था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूँ? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया, मेरी बात ना काटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार हाथ पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पाँव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान। मारती जाती थी और रोती जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल प्रयोग करके कच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया,
होरी ने समझा, चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगौजी की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कस्में खा खा कर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट से उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वो इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहुत झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो निकाल दी जाएगी, अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिराया नहीं था, खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया, पुनिया ने तलियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंगी लिए घटना स्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बसोड़ से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वो उसे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बात करे यह उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये में सौदा कर लिया तो बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुनिया का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लाते जमाने लगा। हरामजादी, तुम्हारी नाक कटाने पर लगी हुई है तो छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीचे होती है? एक लात और जमा कर। हम तो वहाँ कलेवों की बाट देख रहे हैं और तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। हाय तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तो कोढ़ी हो जाए, हाथ पाँव कट कट कर गिरे। और गालियाँ तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा। लेकिन ये पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मारी आदमी विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़ा, उधर विदा हो गए। लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वो तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और छोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी हैं? तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी? तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गत पर दया आ गई। हीरा मैं तो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ बहू ने मुझे मारा? मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंस कर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बहादुर हो।
अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बाँस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, आग लगा दे मेरे घर में, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया तुम जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊँगा। पुनिया के पाँव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहते थे। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारा सुनता भी है या यूँ ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इस बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़ी दर्द वाले हो। अभी तो मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने केवल मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ, तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा अच्छा, रहने दे, बहुत अपना बखान ना कर। तू ही रूठ रूठ कर नैहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता तब जाकर आती थी। जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं तेरा सबसे बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, छड़ छड़ पर बगले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचता। धनिया ने आंखों में रस भर कर कहा, चलो चलो, बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहना के साथ कहा, ले, अब यही तेरी बेइंसाफ़ी है, मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया भोला से पूछा, मैंने उसे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बाँस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बाँस गिनने की ज़रूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एकाध बाँस बेसी काट ही लेगा तो क्या रोज़ ही तो मंगनी बाँस कटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बाँस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब में 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं? हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं? तय तो 20 रुपये में हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहे कहो।
2.5 रुपये निकलते हैं, तुम दो या ना दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में तो बस ताला पड़ा हुआ था। क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा न हो जाओगे। चौधरी ने तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दो तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने ज़मीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला।